क्लास में हम लोग के 75 तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक ना। 76 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है ना, नेताओं के बारे में कवि के क्या राय है, ठीक है। तो कहता है कच्ची 76 नंबर क्वेश्चन में कि नेताओं के बारे में कवि की राय यह है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं का शासन है जो ना तो अपना देश और संस्कृति की सभ्यता को जानते हैं और ना ही अपना मातृभाषा को जानते हैं, है ना। यहाँ तक कि ढीले ढाले धोती को भी संभाल नहीं पाते हैं, है ना। तो इतने बड़े देश को कैसे संभाल पाएंगे, है ना। इसलिए कच्ची कहते हैं कि नेता लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी, और गुस्सा से करते हैं, क्रोधित होकर के बोलते हैं कि नेताओं को ना अपनी मातृभाषा पता है ना राष्ट्रगान पता है, ना राष्ट्रीय गीत पता है ना। तो इन लोग का देश संभालेगा, अपना धोती तो संभाल ही नहीं पाता है। इस तरह से एकदम, है ना, क्वेश्चन देखना किस तरह से लिखा गया है, तो उसको एकदम जिस शब्दों में है ना उसी तरह से कटाक्ष बातों से ही बात देना है आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में कहता हूँ कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों, कौन सा चीज, डफाली, ठीक ना। कवि ने डफाली 4 वर्णों के लोगों के लिए कहा है ना, जिसमें आज के स्वार्थित पूर्ति के दास वृत्ति की इच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग आज भी अपने स्वयं को स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुलामी करके जीना चाहते हैं। स्वार्थ वाले लोगों को लिए कच्ची कहें डफाली का, है ना। लेकिन फिर भी यह झूठी प्रशंसा करने पर हम स्वतंत्र भारतीय हैं, माने कि गुलामी जीते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम लोग कौन देश में हैं, आजाद देश में, स्वतंत्र देश में, है ना। कल अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, तो आज नेताओं के गुलाम हो चुके हैं, है ना। फिर भी लगता कहता है कि हम स्वतंत्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, कौन माता, भारत माता। इनके कौन पाठ से लिया गया, भारत माता ग्रामवासिनी से, इनका लेखक कौन है, सुमिंदर नंदन, ठीक है। देखो भारत माता अपने घर में गुलामी के जंजीरों से बंधे हुए के कारण बनी हुई, एकदम बंधे हुए जंजीर से, कैसे बंधा हुआ, क्योंकि गुलामी के कारण विषाद में गरीबी से चेतनहीन और ध्वनिहीन बनी हुई। यहाँ लोग कच्चे गरीबी से चेतन हो सकते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है ना। और जिसके पल के बिना गिराए एक वृक्ष के नीचे की ओर झुकी हुई है, माने किस तरह से जनता नीचे की ओर झुकी है ना, जिस तरह से कच्चे है एकदम सबको यहाँ पर बेचारा इसी मायूस करल है, ठीक ना। और इसलिए भारत माता अपने घर में कच्चे बने हुए हैं, प्रवासिनी बने हुए हैं, मतलब कि बेचारी एकदम कच्चे है, निरंकुश हो गई है ना। आगे के भाग में कहता है कि कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है ना। कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है, तो भारतवासियों को बड़ा दर्दनाक चित्र खींचता है। कैसा कहता है ना, बड़ा दर्दनाक, बहुत है, विशाल जनसंख्या है यहाँ, है ना। भारत माता के 30 करोड़ ऐसे संतान है उस घड़ी के समय में। अभी तो कितना करोड़ संतान है भारत माता के, 142 करोड़, 140 करोड़, है ना, इतना संतान है, ठीक है। जिसके तन ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन और अपनी रक्षा के लिए हथियार तक नसीब नहीं हो पाता। भारत माता के संतान में सबके लिए कच्ची भोजन व्यवस्था, घर व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है ना, वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है, रक्षा करने के लिए हथियार भी नहीं है, नसीब नहीं होते। और गरीबी और अशिक्षा के कारण इनका कच्चे होता है, शोषण होता है। इसलिए कच्चे कहते भारत माता बेचारी कच्ची हो रही है, तो अपने घर में प्रवासिनी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से कर नहीं पाती है। और भारत का चित्र जो कवि खींचते हैं, चित्रण करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो बहुत दर्दनाक करते हैं। कैसे करते हैं, आगे क्वेश्चन का कहता है कि भारत माता, है ना, का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है ना, मन के राहु से ग्रसित दिखाई देता है। देखो भारत माता सोने जैसी प्रकृति के हरे भरे पैरों तले रौंदा जा रहा है। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, आवाज इसके का चो रहा है, सुंदरता को नासा जा रहा है, बेकार किया जा रहा है। लेकिन भारत माता धरती की तरह सहनशील होने के कारण, अपनी मुस्कान भरी कंठित ओठों पर ली गई मौन के कारण, है ना, अपने घर में कच्ची होती है, बेचारी उदास है ना। और हरास राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, मैंने किस तरह से कि जैसे कोई काल घेर लिया है भारत माता को, भारत को गरीबी घेर लिया है, ठीक उसी प्रकार से भारत माता अपने आप को कैसा दिखाती है, बेचारे एकदम शांत दिखाती है और राहु ग्रसित दिखाई देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में कहा है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं, मैंने कि यहाँ कच्चे कवि जो है, कवि कहते कच्चे गीता प्रकाशनी है, कौन, भारत माता, फिर भी उन्हें कच्चे मूढ़ कहा गया है ना। जिस प्रकार वाष्प को ढक जाने के बाद प्रकाश में अंधकार अंधकार में बदल जाता है, वाष्प को जब ढक देते हैं तो अंदर बर्तन के अंदर से कच्चा होता है, अंधार होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत माता भावों पर चिंताएं होने के कारण गीता प्रकाशनी अर्थात ज्ञानी होकर अज्ञानता के अंधार में डूबी हुई अर्थात ज्ञान मूढ़ बन के रह गई है ना। मतलब कि ज्ञानी के होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अशिक्षित हो रहे हैं, अशिक्षित हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, है ना। जेकरा वैसे काची बने हुए बेचारे ज्ञान मूढ़ बन चुके हैं, कौन, तो भारत माता, ठीक है। इसी पाठ से एक और क्वेश्चन है क्या कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है
है ना, किसकी? भारत माता की। तब भारत माता अपने संतानों के अपने स्तन के अहिंसा का दूध पिला दी है। भारत माता है ना अपने बेटों को क्या बोला? अहिंसा का दूध, लड़ना नहीं है, जेकरा वजह से सब काचो गए हैं कमजोर, जिसके कारण मन ही मन है ना डर हट गया और सबको एक नया जीवन प्रतीत हुआ और धरती फिर हरी भरी हो गई। इसलिए भारत माता आज तक संयम काची है, सफल है ना। अहिंसा के होने के कारण किसी दूसरे देश पर कुछ नहीं आक्रमण करता है, लेकिन कुछ देश है जो हमेशा आक्रमण करते रहता है देश पर, ठीक है ना। आगे के भाग में काची कहता है कि कवि की दृष्टि से संयमय का अर्थ घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो कवि के दृष्टि से समय का अर्थ घर घर नाद स्वतंत्रता की ध्वनि है, जो कई हजारों वर्ष तक इसके अर्थात भारतीय की जनता मन में दबी हुई थी और वह अब चिंगारी के रूप में जाग चुके हैं। कुछ रूप में जाग चुका है, चिंगारी के रूप में, ठीक है ना। और इस तरह से कवि कैसे कहते हैं कि घर घर नाद आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। और कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो गांव में बसे किसान, है ना। आज के देवता ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने वाले लोग हैं। आज के देवता कौन है? ईमानदारी पूर्वक जो काम करता है, हाँ, मेहनत से जो काम करता है वही लोग काचे है, देवता समान है। ऐसे देवता और देवता मंदिर और मस्जिदों में नहीं मिलेंगे, बल्कि खेतों और खलिहानों में करते हुए तथा सड़कों पर, है ना, काम करते हुए मिलेंगे, मजदूर के रूप में, है ना। इधर कच्ची गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे। कौन? तो आज के भगवान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्वलित क्षण के दोपहरी से कवि का क्या आशा है? किसका? प्रज्वलित क्षण के दोपहरी से, ठीक है ना। प्रज्वलित क्षण के दोपहरी से कवि का आशा यह है कि जब परमाणु बम पटका गया तब उसके कुछ क्षण इतने आग तेज हो गया कि ज्वाला जैसे निकले दिखाई देने लगा। कैसा दिखने लगा? ज्वाला जैसा, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि मानो दोपहर का समय हो, है ना। और इस तरह से कवि काचे कहते हैं कि प्रज्वलित क्षण को दोपहर से दर्शाए। कौन से दर्शाए? दोपहर से, ठीक है ना। और पार्ट कौन पार्ट से क्वेश्चन है पता चला? हिरोशिमा पार्ट से। लेखक कौन है? सच्चिदानंद, है ना, हीरानंद वात्स्यायन। आगे खाली रहेगा टाइटल, जहाँ पर देख करके ऑप्शन नंबर बी पर सही। कोई जरूरी है कि बी पर है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। आगे का कहता है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ गई है? मनुष्य की छायाएं, ठीक है ना। छाया माने प्रतिमा। मनुष्य की छाया हिरोशिमा नगर पर पड़ी है। कहाँ पड़ी है? हिरोशिमा। क्योंकि हिरोशिमा नगर के चौक पर ही सर्वप्रथम परमाणु बम पटका गया था, जो मनुष्य को जलाकर राख कर दिया, है ना। देखो, हिरोशिमा और एक नागासाकी, है ना। 6 तारीख के नागासाकी, एन पहले आता है कि एच पहले आता है? तो एच पहले आता है। तो 6 तारीख के हिरोशिमा पर, है ना, और 9 तारीख के नागासाकी पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन का कहता है कि हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है? तो हाँ, जरे हुए लोग, झुलसे हुए पत्थर, उजड़े हुए घर, पक्की सड़कें, जहरीले गैसों का प्रभाव, ये समझ को चाहिए साखी के रूप में, विश्वास के रूप में। कहाँ में? हिरोशिमा में, है ना। ये कहाँ? हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, ठीक है। आगे कहता है अगला पार्ट से क्वेश्चन कि कवि को बूढ़ा, है ना, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कौन पार्ट से है? एक वृक्ष की हत्या। इनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। तो बीरन डंगवाल किसके लेखक हैं? जा इतना देरी। जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। हमारे नींद के कौन लेखक हैं? हाँ, हमारे नींद। ये सब सूतल है नींद में आज, सच में याद है ना। थोड़ा सा हिल नहीं, अभी तुम स्टॉप करके कूटते तो नहीं के बढ़िया, लेकिन स्टॉप कैसे तो नहीं हुआ। चलो देखो, काजी कहता है कि कवि ब्रिज, कवि और नहीं, कवि ब्रिज बूढ़ा चौकीदार, कवि जो है ना ब्रिज को बूढ़ा चौकीदार लगते हैं, क्यों, है ना। तो कवि को वृक्ष, है ना, बूढ़ा चौकीदार लगता था क्योंकि वृक्ष की पुरानी तथा मटमैला छाल चौकीदार के खाके वर्दी सूखी हुई और, है ना, सूखी हुई जैसी लगती थी, खाल जैसा, ठीक है। और एक डाल चौकीदार की राइफल जैसी लगती थी। डाल जो था ना से कैसा लगता था? राइफल के जैसा। तो उसको लगता था अरे वर्दी वही, राइफल वही, इसलिए काची कहते थे पेड़ को? चौकीदार। काची कहते थे, है ना। वो कुछ फूल पत्ते चौकीदार के पगड़ी की तरह लगता था। काची की तरह लगता था? पगड़ी की तरह, है ना। और फिर चौकीदार की तरह ब्रिज के घर का दरवाजा पर तैनात था। माने काची के चौकीदार की तरह ब्रिज के दरवाजा, ब्रिज पर जिस था ना, ब्रिज माने के पेड़, वो घर के दरवाजा पर दम काची था? तैनात था। तो इनको लगता था कि काची है? चौकीदार। उसी पर कविता की रचना करते हैं काची कि एक बूढ़ा चौकीदार,
है ना। और अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता है। पेड़ के और कवि के बीच काची काची बातचीत होता है। वृक्ष और कवि के बीच यही संवाद होता है कि कवि जब भी अपने दफ्तर से घर लौटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वृक्ष उनसे कुछ पूछ रहा हो, तुम कौन हो। तो कवि के सवालों से प्रेम से जवाब देते हैं कि तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। आज इस तरह से काची होता है, दोनों के बीच बातचीत होता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखो, मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या विषय है। गजे के जीवन क्रम में मक्खी के, ठीक ना। देखो मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का यह विषय है कि जिस प्रकार मक्खी, है ना, अपने जीवन क्रम को पूरा करते हुए कई संतानें को जन्म देती है और जिसमें कुछ दुर्घटनाओं या दंगे में मर जाते हैं और कुछ जीवित रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन क्रम में कई इच्छाएं उत्पन्न तो होती है लेकिन कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ इच्छाएं, सब इच्छा पूरा होने के लिए होता ही नहीं है। मनुष्य की सब इच्छाएं अगर पूरी हो जाए, है ना, इसलिए कुछ इच्छाएं के अधूरे होना भी अति आवश्यक है, वरना जीवन में जीने का भी पूरा अच्छा नहीं। सब इच्छाएं अगर अभी पूरा हो जाए, है ना, तो फिर आगे तो जीवन जीने का मन ही नहीं करेगा। और जीवन आए हैं तो जी के जाएंगे, ठीक है नहीं। इसलिए और क्या कहता है कि, है ना, अब कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण मन ही दब रह जाते हैं और पूरा पूरा नहीं हो पाता है। आगे के क्वेश्चन अगला पार्ट से, खालिश बेचैनी किसकी है। बेचैनी का क्या अभिप्राय है। अभिप्राय माने कि समझते हैं आप, क्या समझते हैं, है ना। खालिश बेचैनी खरगोश की है। खालिश बेचैनी किसकी है। अच्छा, ये कौन पार्ट से है। अनामिका से है। कौन पार्ट से। और कह भी रहा अक्षर ज्ञान से है, लेखिका ना अनामिका है। अच्छा, आगे का कहता है बेचैनी का अभिप्राय चंचलता है। बेचैनी का मतलब क्या है, चंचलता, जो बिना चैन के लिए हुए लगातार काम में लगी रहती है ना, उसे क्या कहते हैं बेचैनी, है ना। तो जैसे क से सीखता है बेचारा, अब खा उसको, अरे यार क कितना बढ़िया आसान था, खा जल्दी से हमको सिखाओ, दम का हो गया, खालिश बेचैनी आ गया केकरा में, है ना। आगे कहता है कची कि बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों। अंगा ना है, तो कहता है बेटे के लिए अंगा, है ना, एक कठिन और विचित्र अक्षर है, क्योंकि अंगा को वह ड समझता है। कैसे समझता है ना, चाहे तो अंगा को अंगा समझता है, कुछ नहीं समझता। माँ तथा बगल के बिंदु को माँ की गोद समझता है ना। ये जो अंगा है ना, ये कैसे समझता है, अंगा को ड समझता है ना, और बगल के बिंदु को समझता है, माता की गोद समझता है, ठीक ना। और कैसे करता है, वो आराम करने लगता है, थक सा जाता है, और यहाँ पर उसको कोई चित्र देखने को भी नहीं मिलता। क से तो कबूतर देखने को मिल जाता है, ख से खरगोश, और ग से गमला, और घ से उसको क्या देखने को मिलता है, घड़ी के घर। पाठ में कैसे है ना, पाठ में घर है तो घर देखने को मिलता है, लेकिन अंगा से कोई देखने को नहीं मिलता। बेचारा काचे होता है, विफल हो जाता है और उसको आंसू आ लेता है, ठीक ना। अच्छा, इसलिए अगला क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू कब आते हैं। बेटे के आंसू, है ना, तब बेटे के आंसू विफलता पर आते हैं, माने फेल होला पर, असफल हो गला पर, है ना। लेकिन मनुष्य को कोशिश करते रहना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि माँ बेटे काफी कोशिश करने के बाद भी बेटा इस संसार के विकास के प्रथम अक्षर सीखने में कैसे होता है, असफल। मम्मी बहुत उसको सिखाते हैं, मनाते हैं कि अरे बाबू तनिष्क सीख जाओ ना, अगली बार फिर चरखा देखने को मिलेगा। तो कि नहीं मॉम, नहीं मम्मी, कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, हम कैसे सीखे। रोने लगता है बेचारा, कौन, बचवा, है ना, छोटका, उसको नहीं समझ आता और उसको कच्चा लगता है, आंसू लगता है। फिर कहता है कि कवि, है ना, किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात की है। कहाँ में, तो कौन पाठ से लिया गया है, लौट कर आऊंगा फिर। पाठ का नाम क्या है, जीवनानंद दास, है ना। कहाँ के धरती पानी की बात करते हैं, बंगाल। तो कवि उस बंगाल की, है ना, बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं जिस बंगाल के चारों तरफ अनेक नदियां हैं, है ना, अनेक नदियां बहती है और अपने जल में वहां भूमि को सींच करके चारों तरफ कचलाती है, हरियाली, है ना, और चारों तरफ काफी खुशहाली है, और वहां एक बार कच करते हैं फिर आना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कच कि लौट कर आऊंगा फिर, है ना।